एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 करेंगे जो है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग होती क्या है? सो पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अगर हम कोई भी पावर को किसी भी 2 या 3 या कोई कितने भी बॉडीज में बांट दे या कोई भी अथॉरिटीज में बांट दे तो उसे हम पावर शेयरिंग का नाम देते हैं। अब जैसे हम पावर शेयरिंग को हम 2 केस स्टडी से पढ़ेंगे। पहला है बेल्जियम। हम बेल्जियम की पहले लोकेशन जान लेते हैं कि वो उसका कितना साइज है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम जो हमारी कंट्री है वो यूरोप में है और बहुत ही छोटी है, हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। उसके बॉर्डर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है ये 1 करोड़ के करीब है, जो हरियाणा से भी कम है। तो अब हम उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, लैंग्वेज दे स्पीक, ऑन द कल्चर दे हैव। जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वैसे ही बेल्जियम में अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन थे। उसमें डच था, फ्रेंच था, जर्मन था। तो डच एक लैंग्वेज है, तो जो लोग डच बोलते थे वो डच स्पीकिंग पीपल थे और जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। डच थे 59%, फ्रेंच थे 40% और जर्मन थे 1%। तो मतलब डच माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच 40% में थे। जर्मन सिर्फ 1% है, तो हम इसमें ज़्यादा हम उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे अब हम इस पर। और अगर हम ब्रसेल्स की बात करें, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, उसमें 80% फ्रेंच थे और 20% जर्मन स्पीकिंग। मतलब अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो जर्मन ज़्यादा वो मेजॉरिटी में थे, और लेकिन अगर हम सिर्फ फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। लेकिन अगर हम ब्रसेल्स की बात करें तो ब्रसेल्स में उल्टा है, फ्रेंच मेजॉरिटी और डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में थे। तो फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच बहुत ही पावरफुल थे और रिच थे, तो ऐसे डच स्पीकिंग पीपल को उनसे रिजेंटमेंट होने लगी। उन्हें लगा कि अब हमारे इंटरेस्ट इग्नोर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी की जिसे हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन। पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबके इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दी गई। तो हम जान लेते हैं पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन में था क्या। Constitution prescribes that the number of Dutch and the French-speaking ministers shall be equal in the central government. तो वो बोलते हैं कि जो डच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हमारे 100 रिप्रेजेंटेटिव हैं तो 100 फ्रेंच भी होने चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं ना, तो ऐसा फ्रेंच अगर डच की मेजॉरिटी होती तो फ्रेंच को ऐसा लगता है कि यार इनके हिसाब से हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने सेम रिप्रेजेंटेटिव्स रखे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिली। तो मतलब सारी एक सेम पावर थी, कोई भी ऐसा नहीं था कि कौन सा पावरफुल है और कौन सा कम पावरफुल है, दोनों इक्वल पावर में थे। Brussels had a separate government in which both the communities have equal representatives. Brussels के पास एक सेपरेट सी गवर्नमेंट थी जहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल थे। हम डच को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि डच एक ऐसा पार्ट था जिसमें फ्रेंच मेजॉरिटी में थे और डच जो थे माइनॉरिटी में थे। तो इसलिए, लेकिन होल कंट्री में डच मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, इसलिए हम ब्रसेल्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक और गवर्नमेंट थी जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। कम्युनिटी मतलब अलग अलग लोग। तो ऐसे ही जैसे अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, डच बनी, फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन की कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये डिपेंड नहीं करता था कि वो कहाँ रहते हैं, वो अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी चूज करते हैं। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स थी, पावर ऑफ कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की पावर थी। तो मतलब वो इन्हीं सारे बेसिस पे अपनी पावर्स लेते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का, जिससे कोई भी बेल्जियम में कोई भी सिविल वॉर नहीं हुई, कोई भी मतलब स्टेबिलिटी बनी रही। और अब हम श्रीलंका की बात करते हैं जिसका पूरा ऑपोजिट था। तो
हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेल्जियम रोल मॉडल बना पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जब भी उन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन बोला लेट्स फॉर्म ए यूरोपियन गवर्नमेंट, तो उन्हें ब्राजील जो बेल्जियम का कैपिटल था उन्हें उसे हेडक्वार्टर्स चुना, इसलिए वो रोल मॉडल बन गया था इन सारी चीज़ों के लिए। और अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, आपको पता होगा, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़े से किलोमीटर दूर हमारा श्रीलंका है, वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। 2 करोड़, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन की जितना ही उसकी पॉपुलेशन थी। तो अब हम श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो श्रीलंका में 2 एथनिक कॉम्पोजिशन थे, तमिल स्पीकर्स और सिन्हाला स्पीकर्स। जो लोग तमिल बोलते थे वो तमिल स्पीकर्स कहलाते थे, और जो लोग सिन्हाला बोलते थे वो सिन्हाला स्पीकर्स कहलाते थे। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 74% पे थे, और जो तमिल स्पीकर्स थे वो 18%। तो मतलब सिन्हाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे। तो तमिल स्पीकर्स भी और दो ग्रुप्स में बांटे गए थे। एक था श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा था इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? जो श्रीलंका में ही रहते थे, जो श्रीलंका के ही नेटिव थे, वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते थे। और जो इंडियन तमिल्स, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से आए थे, जैसे कोई एज अ प्लांटेशन वर्कर्स या कोई किसी भी रीजन से आए थे और फिर वो वहीं बस गए, तो वो इंडियन तमिल्स कहलाए। और अगर हम सिन्हाला स्पीकर्स की बात करें तो सिन्हाला कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? मेनली बुद्धिस्ट करते हैं। और अगर हम तमिल स्पीकर्स की बात करें तो हिंदू भी हो सकते हैं या मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो 7% क्रिश्चियंस भी थे, वो तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। तो अब क्या था, लेकिन अब जैसे बेल्जियम में सबके राइट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, सबके इंटरेस्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में अलग ही एक पॉलिसी चूज हुई। उससे क्या हुआ, उससे सिविल वॉर हुई कंट्री में। तो अब हम पढ़ लेते हैं कौन सी पॉलिसी हुई थी। तो जो पॉलिसी हुई थी उसका नाम था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये मेजॉरिटी पे इंपॉर्टेंस देती थी। दे यूज्ड टू फेवर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, दे यूज्ड टू इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। ये लोग माइनॉरिटी के इंटरेस्ट पे इतना वो नहीं देते थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती थी उनके पास इतनी, लेकिन वो फेवर करते थे मेजॉरिटी को। मेजॉरिटी कौन? सिन्हाला। और माइनॉरिटी कौन? तमिल स्पीकर्स। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by the virtue of the majority. उन्हें बोला यार हमारी majority है, so we will dominate this country. हम ज़्यादा powerful होंगे। The act was passed to recognize Sinhala as the official language, thus disregarding Tamil. उन्होंने बोला कि अब हम मेजोरिटी में, तो हम सिन्हाला को हम अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करेंगे। तो मतलब श्रीलंका की बोला कि अब हम श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होगी और हम तमिल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. उन्होंने बोला कि हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम बुद्धिस्ट, जो सिन्हाला फॉलो करते थे, कि हम बुद्धिस्ट को फॉलो करेंगे, बुद्धिस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। तमिल फेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल राइट्स। तो ऑफकोर्स लगेगा कि अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो ऑफकोर्स अगर कोई किसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आपको लगेगा ना कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो वैसे ही उन्हें लगा कि अब हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, हमारी राइट्स इतनी नहीं हो रही, हमें हमारे इंटरेस्ट इग्नोर हो रहे हैं, हमें इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और हमें अदर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही जो उन्होंने सिन्हाला को दी। तो इसके क्या हुआ, इस वजह से डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ लोगों के बीच, सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। तो उससे क्या हुआ, लड़ाइयाँ हो गई, सिविल वॉर होने लग गए। The Sri Lanka Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. उन्होंने, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने बहुत सारी पार्टीज बनाई। उन्होंने बोला कि अब हम स्ट्रगल करेंगे, हम तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। तो several political organizations were formed demanding an independent Tamil elim. तो तमिल के तमिल स्पीकर ज़्यादातर लोग नॉर्थ पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो सारा ऑरेंज है, ये सारा यहाँ पे तमिल रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हमें डिवीजन चाहिए, अब हमें इन पार्ट्स को अलग कर दो तुम लोग। तो ऐसे क्या हुआ, तो इस वजह से सिविल वॉर हुई। एज ए रिजल्ट अब सिविल वॉर हुई है तो दोनों साइड से लोग मरने लगे। तो इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी नहीं रही कंट्री में, लड़ाइयाँ होने लग गई।
तो इससे डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, बेल्जियम के और श्रीलंका के, दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम करते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहले लोगों को लगता था कि पावर अगर एक हाथ में रहेगी तो बेटर रहेगा, और लॉज लेने में ज़्यादा अच्छा होगा, डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई, जब डेमोक्रेसी ने पार्ट लिया, तो सबको पता चलने लग गया कि यार अब ये मतलब पावर एक हाथ में रहना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही लड़ाइयाँ हो सकती है बीच में। तो क्या हुआ, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ये हम इन दोनों एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, दोनों केस स्टडी से। प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस के बारे में। प्रूडेंशियल मतलब एक बेटर आउटकम आता है उसका हर बार, कि लड़ाइयाँ कम होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। और मोरल रीजंस मतलब कि एक मोरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एक मोरल वे में ले तो। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहते हैं। जैसे बेल्जियम का ले, बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए क्योंकि पावर शेयरिंग ढंग से नहीं हुई थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, बेल्जियम में बनी रही लेकिन श्रीलंका में नहीं। रिड्यूस चांसेस ऑफ डिवीजन, बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यार अब हमें डिवीजन चाहिए, लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ऐसा हुआ, लोगों ने बोला कि अब हमें डिवीजन चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग ढंग से बंटनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी बनी रहेगी कंट्री में। और मोरल वैल्यूज की अगर हम बात करें, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सबके दिल में एक डेमोक्रेसी जगती है कि हाँ हमारी भी इंटरेस्ट को समझा जा रहा है, हमें भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल के पास ऑफकोर्स राइट है कि अब हम चाहते हैं कि हम जैसे गवर्न करना चाहते हैं, तुम वैसे ही गवर्न करो, ये नहीं कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो तुम वैसे करो। पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल फॉर एवरी वन ऑफ अस, तो ये तो हमने समझ ही लिया है। अब हम करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे कैसे फॉर्म्स में है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये इंडिया में भी है कि पावर शेयरिंग, हमने दूसरी क्लासेस में भी पढ़ा है कि पावर शेयरिंग अलग अलग फॉर्म में होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Power can also be shared among governments at different levels, a general government for the entire country and the government at provisional and regional level. Power is also shared among different levels, जैसे कि इन्होंने बोला a general government for the entire country, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी अभी हमारी कंट्री में। एंड द गवर्नमेंट्स आर द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल्स, मतलब प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत एंड ऑल, ये सारी। Power may also be shared among different social groups such as the regional and linguistic groups. Community government in Belgium is a very good example of it. Power हम अलग अलग रिलीजन्स पे भी बढ़ती है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप्स में। अब जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, मैंने आपको बेल्जियम के एग्जाम्पल में बताया था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी बटी थी अलग अलग कम्युनिटीज बनी थी। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे वुमेन्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से पावर मिलती है। हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो पावर शेयरिंग हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो जैसे अब जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो अलायंस जो है तो उसे भी पावर मिलती है, उसके पास भी पावर है, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन में। और जैसे कि अब हो गया प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स मतलब जैसे कोई भी ट्रेड यूनियन हो गया, तो ये सारे भी इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट इनके हिसाब से ही डिसीजन लेती है अपना। और इफ यू टॉक अबाउट इन मूवमेंट्स, अगर मूवमेंट्स होते तो तब भी, तो ये सारी चीजें हो गई फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर कैसे कैसे बटी हुई है। तो अब आपके पास एक डेयर है, गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एजुकेशनल फन, ड्रॉप अ लाइक, share it with your friends and keep watching and keep supporting me. Thank you.